जो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसे हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं, वह हमारे गुड बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है और उसमें 3 शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं। यह हमारे लिए अमृत है। अगर मैं आपको 10 किताबों का जिस्ट बताऊं तो ये SCFA हमारी हर बीमारी के लिए अमृत है। सर, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्राइड चिकन, फ्राइड वेजीज, सब ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं? अगर वो थोड़ा सा भी ख्याल करते हैं अपने आने वाली जनरेशन का और उनके लिए वो अवेलेबल रहना चाहते हैं एक समय के बाद, अभी तो उनको लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन जब एल्जाइमर्स जैसी बीमारी होती है या न्यूरो डिजेनरेटिव होता है तो उसके लिए कम से कम 15 साल लगते हैं। आपके स्टेटमेंट ने ना लोगों को परेशान कर दिया। वो स्टेटमेंट ये है कि दूध छोड़ दो, गेहूं छोड़ दो। जो लोग आपको दिखाई देंगे ना, ये बैली निकली हुई है, ये व्हीट बैली है। याद रखिएगा, कंप्लीट इन्फ्लेम्ड फैट सेल्स के साथ आप जी रहे हैं क्योंकि आप व्हीट खा रहे हैं। आप अगर एनवायरनमेंट बदल दें अपने बॉडी का, अपने माइंड का, तो आप अपने जीन को बदल सकते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आप सभी को वो गट हेल्थ पर राम वर्मा सर के साथ पॉडकास्ट याद है? याद डेफिनेटली होगा क्योंकि आपके इतने कमेंट्स आए हैं उस पर कि अरे इलाजी, आप पॉडकास्ट तो लेके आ गई हैं लेकिन आपने सोल्यूशन नहीं बताया। तो उसी सोल्यूशन को आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपने पहले पार्ट में जाना कि कैसे गट हेल्थ अगर ख़राब है तो वो आपकी पूरी बॉडी ही नहीं, आपके सोल लेवल तक को इफ़ेक्ट करती है। कैसे लीकी गट, सीफो, सीबो, ये 3 जो मेन प्रॉब्लम है ये आपकी लाइफ के पैंडेमिक बन जाते हैं। तो आपने जान लिया था पहले एपिसोड में, पार्ट 1 में, कि कैसे एक बैक्टीरिया, गट का बैक्टीरिया और बाकी सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और उसके बाद आपके रिश्तों को भी अफेक्ट करती हैं। आज हम जानेंगे कि उससे बचा कैसे जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स परेशानी आपने समझ ली, सोल्यूशन भी तो चाहिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी NLP मैन ऑफ इंडिया राम वर्मा सर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्पीकिंग ट्री पर। सर, पार्ट 2 की ना बहुत बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मुझे पर्सनली भी लोगों ने कमेंट किए कि इला जी प्लीज़ आप राम सर को दोबारा बुलाइए, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूरेशन में हमने सिर्फ बात की कि प्रॉब्लम क्या है। आज हम थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बात मुझे लगी कि हमें और डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि जो हम 3 बातें कर रहे थे, एक लीकी गट, एक सीफो, एक सीबो, इसके सिम्टम्स, बहुत कॉमन सिम्टम्स क्या है कि अगर इंसान को बिना डॉक्टर के पास जाए खुद से ही अपना निरीक्षण करना हो तो वो कौन से सिम्टम्स की तरफ ध्यान दें? देखिए, अगर आप किसी भी बीमारी का नाम लें और वो आपके पास आ गई है, सर से लेकर पैरों के पंजों तक, अगर आपके बाल खराब हो रहे हैं, आपको कोई नींद की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के लक्षण आ रहे हैं कि आपको भूलना शुरू हो गए हैं, आपका मूड ख़राब होने लगा है, अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, या फिर आप किसी का नाम बोल रहे हैं, चीज़ में आपने कहाँ रखी थी, ये होने लगा है, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़, चाहे थायराइड हो या कोई सोराइसिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या डायबिटीज़ 1 हो, या आपकी बॉडी में दर्द होने लगा है जिसको आप फाइब्रोमाइल्जिया, या फिर आप कहेंगे कि मुझे क्रोनिक फटीग हो रही है, या फिर कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको रात को नींद टूट जाती है और फिर नहीं आती, बहुत मुश्किल से आती है, ये सारे लक्षण हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि PCOD हो रही है, या फिर आपके जो साइकिल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यू नेम एनी डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग मोटापा, तो समझ लीजिए ये तीनों सिम्टम्स आपके पास आ चुके हैं और ये तीनों एक साथ ही आते हैं करीब करीब। सीफो का मतलब है कि आपके पास आपने जो प्रोटीन खाई थी उतना आपका अम्ल नहीं निकल रहा था, जबकि आपको ये बताया जाता है कि आपको अम्ल ज़्यादा निकल रहा है। सही बात तो ये है कि 20 साल की उम्र में हर साल 1% हमारी घटती रहती है और एक उम्र के बाद ये अम्ल की कमी हमें पड़ती है, जिससे हमारी प्रोटीन पचती नहीं है और वो प्रोटीन जैसी छोटी आंत में जाती है वहाँ सड़कर वहाँ पर वो सीफो बना लेती है, जिसको हम फंगल ओवरग्रोथ कहते हैं। दूसरा ये होता है जो मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था, थोड़ा सा उसको हम हल्का सा बता देते हैं कि आपके पास गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो गई है, बैड बैक्टीरिया की बढ़ गई है और उन्होंने वहाँ से निकल कर आपके कॉलोन बड़ी आंतों से छोटी आंत में आकर अपनी कॉलोनी अलग से बसा ली है। ये कॉलोनी जो बसती है, इसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है ईला
कि इनके जो अपने बाई प्रोडक्ट हैं, इनकी जो डेड बॉडी है, इनकी जो डेड सेल है, कुछ भी कहिए, इनको हम इंग्लिश में मेटाबोलाइट कहते हैं, पर आम आदमी को कहेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, जो बैड बैक्टीरिया, इनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, इनको हम विष कहते हैं, इनको हम एलपीएस कहते हैं। तीसरी बीमारी यह है कि जब आपकी ये दोनों बीमारी हो जाती है तो आपकी जो गट लाइनिंग है वो कंप्रोमाइज्ड होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो गट की जो लाइनिंग है, जो म्यूकस है, जो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसे पता है कि मुझे बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देना ब्लड में, या मुझे उस विष को नहीं जाने देना जो गलती से आपने खा लिया है, वह उस चीज़ को जाने देगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में वह पंक्चर जो हो जाता है, आपकी गट जो लाइनिंग कंप्रोमाइज्ड हो गई है, यह आपकी लीकी गट है। यहाँ से जितने भी एलपीएस यानी कि एंडोटॉक्सिन्स या फंगल ओवरग्रोथ की जो पॉपुलेशन है, जैसे ही आपके ब्लड में जाएगी, नाउ यू नेम एनी डिजीज, एक सेंटेंस याद रख लीजिएगा, जो भी अब आपको बीमारी हो रही है, चाहे वो मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको हड्डियों की बीमारी है, आपको मसल्स की बीमारी है, आपको ऑटो इम्यून है, समझ लीजिएगा कि आपके इन एंडोटॉक्सिन्स ने उस गट लाइनिंग की लक्ष्मण रेखा को पार करके उस जगह पर एंट्री ले ली है जहां पर इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, और ये तबाही मचा रहे होंगे। वर्ड यही है, दे क्रिएट हैवोक, यानी कि ये तबाही मचाते हैं, और ये तबाही का नाम है इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी गट फैट सेल इन्फ्लेम्ड हो गई तो वो अब आपके अंदर मोटापा क्रिएट करेंगी। आपकी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो गया तो यही सारी चीज़ें करेगी। कोई भी इन्फ्लेमेशन, आपकी जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ हैं, वह सिर्फ आपके ब्रेन का इन्फ्लेमेशन ही तो है। यानी कि आपके ब्लड से ये बैक्टीरिया, ये एंडोटॉक्सिन्स आपके ब्रेन में चले गए। अब हम क्या करेंगे कि ब्रेन की दवाई कुछ लगाने की और खाने की इसको ठीक करेंगे, लेकिन जो यहाँ से आपका इनका जो फ्लो चल रहा है, इसको आप रोकते नहीं हैं। अगर आप इस फ्लो को रोक लें, अगर आप इन बैक्टीरिया के ऊपर काम करें, बैड बैक्टीरिया के, इन एलपीएस को आप न्यूट्रलाइज कर लें जी, और उधर आप अपनी लीकी गट को ठीक कर लें, तो मैं ये कह रहा हूं कि नेम एनी डिजीज विच यू कैन नॉट ट्रीट। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे आप ट्रीट नहीं कर सकते। बस वो बीमारी कुछ ऐसी हैं जो इतने दिनों तक खराब होने के बाद एक सिचुएशन पर आ जाती है कि वहां पर हम बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका होता है। जैसे एल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, ठीक है ना, या डिमेंशिया एडवांस स्टेज में चला गया, फुल ब्लोन हो चुका है, तो अब हम उस ब्रेन की सेल को बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो भी हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो कैंसरस सेल्स का बनना है, प्रोलिफरेशन जिसको हम कहते हैं, मल्टीप्लाइंग द ग्रोथ ऑफ द द नंबर्स ऑफ द सेल्स जो कैंसर सेल्स हैं, या जो फिर आपका ऑटो इम्यून है, जो आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होकर मार रही है। वो इसलिए मार रही है कि आपकी बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेमेशन को हैंडल करने के लिए इम्यूनिटी तो हमेशा अटैक करती है या हेल्प करती है। तो आप इन तीन चीज़ों को ठीक करना ही आपका सबसे पहला काम है। यद्यपि आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा इस पॉडकास्ट से, जो भी आपकी दवाई किसी आयुर्वेदाचार्य से, किसी होम्योपैथ या किसी डॉक्टर से चल रही है, कृपया आप उनकी सलाह लेते रहिएगा, लेकिन आप उस मोमेंट को या उस पल को जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ से आई है। इसे हम जनरेटिव लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में रोजाना यहाँ पर आग लगती है, तो आग बुझाना जरूरी है, लेकिन ये आग यहाँ पर रोज क्यों लगती है उसको भी देखना है आग बुझाने के बाद। लेकिन रोज में अगर आग लग रही है और मैं फायर टेंडर्स को बुला रहा हूँ, तो मैं कब तक बुलाऊंगा। बेसिकली हमने इन लक्षणों को ठीक करने की आदत को ही ये मान लिया कि यही ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, यह इमरजेंसी को हैंडल करना है। लेकिन उसके बाद आपको जनरेट करना है लर्निंग कि ये हो क्यों रहा है, और फिर पता चलेगा ये इसलिए हो रहा है कि मेरी गट के अंदर छेद हो चुके हैं, मुझे उन छेदों को भरना है, और हमारी गट लाइनिंग ठीक होने के लिए तैयार बैठी है। मुझे उन पॉपुलेशन को यहाँ से हटाना है, और ये सारा का सारा याद रखिएगा, इसके लिए बहुत दवाइयाँ ही नहीं चाहिए। सही बात तो यह है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली है, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि दवाई क्या खाऊं इसमें गट में। आप लोगों का भी यही सवाल होगा। तो उन्होंने कहा कि इस गट की कोई दवाई ही नहीं होती, इसकी सिर्फ आपका डिसिप्लिन होता है, यानी कि आपका खाना ही आपकी मेडिसिन है। अगर आप अपने खाने में बदलाव करें और आप कुछ आदतों को छोड़ दें और उन मिथ को, उन बेकार के बिलीफ को छोड़ दें जो तुम्हारे दिमाग के अंदर रखे गए हैं, सही कह रहे हैं आप उनके साथ थोड़ा सा उनको आप एडजस्ट कर लें, तो आप मेरे विचार से 45-50 दिन में आप एक नए शरीर को गेन कर सकते हैं। आपका बुढ़ापा रुक जाएगा, ठीक है ना, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आपके सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी,
आप भूलना बंद कर देंगे, आपके बाल, आपकी स्किन एक बार फिर तरोताज़ा लगेगी। उम्र के हिसाब से निश्चित रूप से वह इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी में, लेकिन वो ग्रेसफुल्ली आएगा। ये नहीं कि आप 32 साल की उम्र में बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और 35 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक हो रहा है, 40 साल की उम्र से पहले पहले आपको पार्किंसन हो रहा है और सिजोफ्रेनिया हो रहा है। हमने लाइफ की स्पैन को बदल लिया, हमने लाइफ के स्पैन को बढ़ा लिया, लेकिन हमने हेल्थ के स्पैन को छोटा कर दिया। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी, चूँकि ये मैंने बहुत नज़दीक से किसी को देखा है, उनके सिग्मोइड कोलन में ना थोड़ी इन्फ्लेमेशन आई थी। डॉक्टर ने उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स दी और आई थिंक उन्होंने 1 हफ्ता तक वो टैबलेट्स खाई हैं, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा सीवियर हो गई। तो क्या जो ये सिग्मोइड कोलन की या कोलन के किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, क्या ये भी बैक्टीरिया जनरेटेड होती है? पूरी तरह से आप ये समझिए कि जैसे ही आपके पास गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होगी तो वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी खुद पैदा करता है। अच्छा। उसका नाम SCFA है, आप इसे कभी पढ़िएगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। आपकी हर बीमारी में, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो जेनेटिक एक्सप्रेशन को ठीक करना हो, चाहे वो आपके मोटापे को, डायबिटीज़ को ठीक करना हो, चाहे वो कैंसर को ठीक करना हो, मैं इनको पूरी तरह से आपको रेफरेंस दिखा दूंगा किताबों में, और वो रेफरेंस कभी ऐसे नहीं लिखे जाते। जब आप किसी भी फॉरेन की मेडिकल किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बिब्लियोग्राफी दी जाती है, कम से कम 20 पेज तक वो बताया जाता है कि मैंने ये रेफरेंस कहाँ से लिया है। जी जी। ये नहीं कि चैट GPT से हमने उठाया और एक मोटिवेशनल स्पीकर ने 21 नियम लीडरशिप के लिख दिए। तो वो बताते हैं कि ये किस तरह से, या समझिएगा कि 2 चीज़ों से आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। वो एक ये है कि आपके पास बैड बैक्टीरिया ने इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट्स को या उन एंड प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, जिसको आप LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। सबसे डेंजरस चीज़ है, ये तबाही मचाने के लिए बने हैं, इनका काम है तबाही बचाना। इसीलिए इनको बड़ी आंतों में रहना चाहिए, जहां पर 100 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया पड़े हैं और उनके बीच में ये दबे पड़े हैं, ई कोलाई है और दूसरे हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ गए तो पहली बात तो ये है कि ये बढ़कर अपनी तबाही मचाने के लिए अपने विष को बना रहे हैं, जो आपकी बॉडी में जा रहा है। वह जैसे ही विष बॉडी में जाता है तो पहला रूल होता है कि हमारी बॉडी डिफेंसिव मोड में आ जाती है। इस डिफेंसिव मोड को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन इज ए वेरी गुड वर्ड। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी इस समय अलार्म बजा रही है कि मैं परेशानी में आ चुकी हूं, और वो अलार्म कैसे बजाएगी कि वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएगी, ताकि इमीडिएटली वहां से आपके इम्यून सिस्टम के जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, आम जनता की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएं। दूसरी बात यह है कि जो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसे हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं, वह हमारे गुड बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, और उसमें 3 शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं। यह हमारे लिए अमृत है। अगर मैं आपको 10 किताबों का जिस्ट बताऊं तो ये SCFA हमारी हर बीमारी के लिए अमृत है। इनमें 3 तरह के ये फैटी एसिड है। नंबर 1 है ब्यूटी रेट। आई थिंक मैंने पिछली बारे में, मुझे याद आ रहा है, बताया था। एक है एसीटेट और एक है प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट, एसीटेट एंड ये जो ब्यूटी रेट है, ये आपको प्रोड्यूस करने हैं। आपके बैंक में भले ही 1 करोड़ 2 करोड़ कम हो, लेकिन आपके पेट के अंदर ये ब्यूटी रेट बन जाए तो अच्छा है। पता है, ये ब्यूटी रेट आपके हर एक हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं, इनके बगैर नहीं कर सकते। तो ये कैसे बनाएंगे सर? यही होता है। यही एक पॉडकास्ट हमें करना है कि हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि इनको बनाने की दवाई नहीं है। आपका खाना और आपका सोचना, यानी कि आपका माइंड और आपका माउथ, ये 2 चीज डिसाइड करेंगे कि आपको कितना जीना है। लेकिन आज डिसाइड कर लिया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या परोसा जा रहा है। भाई, मैं अपनी पार्टी में बुलाकर आपको 1000 चीज परोस रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1000 चीज खानी है। आप ये कहेंगे मैं तो नहीं इसको खाऊंगी, मेरे लिए ये ठीक है। एक आदमी कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। पर हमने क्या किया कि हमने सिर्फ चूज करना ही बंद कर दिया। और जबकि हमारे पास, मैं एक आश्रम में जाता हूं, अपने गुरु महाराज को सुनता हूं जब, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, एक मेंटोर की तरह मानता हूं मैं उनको। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बना भी सकते हो और तुम यह भी तय कर सकते हो कि तुम्हें क्या बनाना है खाने के लिए।
इसका मतलब ये नहीं कि जो भी तुम्हें परोसा जाए वो सब खाना है। वो तुम खाते रहो, क्योंकि एक समय आएगा कि आपके गट के जो सेंसर्स हैं वो तंग हो जाएंगे और वो ओवर रिएक्ट करेंगे। अच्छा सर, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्राइड चिकन, फ्राइड वेजीज, सब ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका पूरे रात का स्केड्यूल ये होता है कि आराम से ऑफिस से आए, टीवी पे कुछ नेटफ्लिक्स पे लगाया और बस आ रहा है ऑर्डर और खा रहे हैं। सबकी अपनी फूड हैबिट्स होती है, मैं उन पे कोई देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं एज एन एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे लोगों का क्या? मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर वो थोड़ा सा भी ख्याल करते हैं अपने आने वाली जनरेशन का और उनके लिए वो अवेलेबल रहना चाहते हैं एक समय के बाद, अभी तो उनको लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन जब एल्जाइमर्स जैसी बीमारी होती है या न्यूरो डिजेनरेटिव होता है तो उसके लिए कम से कम 15 साल लगते हैं। आज मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास वो सारे लक्षण शुरू हो चुके हों, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं उस पर्टिकुलर केमिकल को खा रहा हूँ जो आपको खिलाया जाता है जंक फूड में, ताकि आपके टेस्ट को ब्लिस पॉइंट पर लाया जाए। राइट। ब्लिस पॉइंट का मतलब है कि उसके बाद आपको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कभी आप देखेगा कि आप खूब फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, फिर भी मन करेगा कि रोटी तो खा ही लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब भी आप कोई पर्टिकुलर बर्गर या कोई पिज़्ज़ा आप खा रहे हैं तो आपको एक ही मन करता है ये और खाऊं, यही वाला और खाऊं। यानी कि उन्होंने आपकी जीभ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। वो 10,000 जो आपके 8,000 या 10,000 जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं उनको उन्होंने कब्जे में कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। और अब आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया इस समय तबाही के कगार पर हैं। उनमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती हैं इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यही बोलूँगा कि ये आदत जल्दी से इसके ऊपर पढ़ना शुरू करें। अगर आपने एक बहुत अच्छा आईटी इंजीनियर बनने के लिए, एक बहुत अच्छा आईएम का मेंबर बनने के लिए, एक बहुत अच्छा आईएएस बनकर या एक अच्छा आईएम ग्रेजुएट बनकर इतनी किताबें पढ़ ली हैं तो आप 5-7 किताबें और पढ़ लीजिएगा और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और सबसे बढ़िया बात है आपकी अगली जनरेशन की भी। आपके स्टेटमेंट ने ना लोगों को परेशान कर दिया। वो स्टेटमेंट ये है कि दूध छोड़ दो, गेहूं छोड़ दो। मैंने खुद जब आपसे ये बात सुनी थी तो मैं 2 मिनट तो ऐसे सकते में आ गई थी। मैंने कहा अरे यार, रोटी ही छोड़ दूंगी, दूध ही छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ से पौष्टिक आहार की वो कमी पूरी करूंगी और मैं खाऊंगी क्या फिर? और ये सवाल सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं आया सर, जो कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने खाने को लेकर। सबके दिमाग में आया है। जो कॉन्शियस नहीं है वो तो बिल्कुल ऐसे हिल गया होगा कि यार मैं खाऊं क्या, फिर बचा क्या राम सर? अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो आपके लिए खाने के लिए नहीं है कुछ। सर रोटी तो चाहिए। देखिए ये तो मतलब इंडिया का, मुझे लगता है शायद हर व्यक्ति इस बात से इस वक्त मुझे सुन रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब कहते हैं यार रोटी एक बार तो दिन में खानी ही है, पेट ही नहीं भरता है। मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार रोटी खाता हूँ, ठीक है ना। और दोपहर को मैं रोटी खाता हूँ, कई बार एक भी खा लेता हूँ और 1.5 तो मैं खा ही लेता हूँ कई बार। वो रोटी चने की होती है, उसमें कंप्लीट फाइबर होता है। वो रोटी या फिर रागी की होती है, बढ़िया कड़कदार बनवाता हूँ। वो ये रोटी जवार की होती है कई बार। बट गेहूं नहीं खाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है, अगर आपने 2 किताब पढ़ ली और मैं उनका नाम बता रहा हूँ और वो रिसर्च के बाद लिखी गई है। बताइए। एक किताब का नाम है व्हीट बेली। जो लोग आपको दिखाई देंगे ना, ये बैली निकली हुई है, ये व्हीट बैली है। याद रखिएगा, कंप्लीट इन्फ्लेम्ड फैट सेल्स के साथ आप जी रहे हैं क्योंकि आप व्हीट खा रहे हैं। यह व्हीट याद रखिएगा। अगर आप, मैंने अगला सेंटेंस बोल दिया तो मैं पेज नंबर 31 पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम रीसेट फैक्टर है और व्हीट क्यों ना खाएं। अगर आपने सुन लिया तो मैं बता देता हूँ जी। व्हीट बिल्कुल आप खा सकते थे 1971 में या 1970 में। जब मैं अपने गांव को याद करता हूँ, ठीक है ना, मैं अपने फादर के साथ खेतों में जाते थे। उस समय हमारे व्हीट की जो लंबाई होती थी वो 1.5 मीटर होती थी। उसके बाद हमें एक बोना व्हीट दिया गया। इस बोने व्हीट को क्रिएट करने के लिए 1500 से बार इसमें बदलाव किया गया है। और हमें ये व्हीट इसलिए दिया गया कि किसानों का वो व्हीट ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देता था, उसमें कीड़ा लगता था, उसमें वायरस लगता था। और वायरस लगने के बाद 1 बीघा में या 1 एकड़ में उतना भी नहीं हो पाता था। मेरे फादर के पास करीब करीब समझ लीजिएगा कि 12 एकड़ ज़मीन थी। उन 12 एकड़ में वो इतना सामान नहीं होता था कि वो परिवार के खाने के बाद कोई बेच भी पाएँ। उसके बाद एक छोटे तरह का व्हीट हमें दिया गया। उस व्हीट की खास बात बताऊँ क्या थी? उसमें ये थी कि उस पर अगर हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो पेस्टिसाइड उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, लेकिन उसके पास जितने भी खरपतवार यानी कि वीड्स है, घास हैं, पौधे हैं दूसरे, वो कभी नहीं उगेंगे उस धरती में अब।
या उसके आसपास मर जाएंगे। यानी कि इसको रेजिस्टेंट बनाया गया पेस्टिसाइड का, ताकि पेस्टिसाइड बिके खूब। दूसरी बात, इनको इनके अंदर एक जीन को बदला गया। याद रखिएगा, जब भी हम किसी प्रजाति को बदलते हैं या बेहतर करते हैं, पशु की भी और पौधे की भी, यह एक पूरी तरह से प्रोटोकॉल है कि आप उसके जेनेटिक चेंज नहीं करेंगे। गेहूं का जेनेटिक चेंज हुआ है, वो 1500 से बाहर हुआ है। रीसेट फैक्टर नाम की किताब है डॉक्टर मिंडी पल्स की, जो एक बहुत अच्छी प्लेयर थी, और उसने कहा, डॉक्टर भी बनी, और उसने कहा कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहने लगा, मैं समझ नहीं कि हो क्या रहा, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस वीट को पैदा कर रहे थे, इसमें एक टॉक्सिन मिलाना जरूरी था, उसका नाम बीटी टॉक्सिन है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ साल पहले जो बैंगन था, बीटी बैंगन को बंद किया गया था। ये बीटी क्यों लगा था? क्योंकि एक टॉक्सिन था। लेकिन इसको जब हमने गेहूं को पैदा किया, तो उस किताब के अनुसार बता रहा हूं, और मैं एक किसान हूं और मेरे घर में भी गेहूं होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि बताना पड़ेगा। किताब का नाम भी मैंने आपको बता दिया, व्हीट बेली है, और दूसरी किताब है मैंने रीसेट फैक्टर। तीसरी किताब भी लिख लेना, जो बहुत पॉपुलर है, ग्रेन ब्रेन, ठीक है ना, डॉक्टर पर्ल मटर की किताब है। तो बीटी टॉक्सिन की खास बात यह थी कि जो भी बैक्टीरिया इस पर लग जाता था, तो इसके पत्ते पर बीटी टॉक्सिन का इम्पैक्ट ये था कि वो बैक्टीरिया जैसे ही उसके ऊपर लगकर इसे खाना शुरू कर देता था, इस व्हीट की फसल को, तो वह उसका पेट में जाकर बीटी टॉक्सिन उसकी आंतों को फाड़ देता था। व्हीट बैली में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, और यही रीसेट फैक्टर में लिखा हुआ है। 2 किताब दे दी, और तीसरे ग्रेन में अलग तरीके से लिखा हुआ है, सेंटेंस ऐसे नहीं है, 2 में तो सेंटेंस भी यही है। द सेम थिंग योर व्हीट डज विद योर गट बैक्टीरिया। चूंकि आपको गट बैक्टीरिया का ही पता नहीं था अब तक कि वहाँ पर गट बैक्टीरिया भी है, जिनके बचे रहने से आप जीवन के जितने भी मेन एलिमेंट हैं आपके लिए, आपको जीने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, गट बैक्टीरिया से रिलेटेड करती है ये। कभी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, आपको जीन एक्सप्रेस करनी है, आपको याद रखिएगा, जितना भी जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो आपके गट बैक्टीरिया से आता है, क्योंकि आदमी के पास सिर्फ 23,000 जीन्स हैं। याद रखिएगा, एक वर्म के पास 25,000 24,000 जीन्स हैं। आपसे ज़्यादा जीन गेहूं में है। कैन यू बिलीव? 21,000 जीन से कैसे आप 1 लाख से ज़्यादा प्रोटीन को बना रहे हैं? अगली चीज़ चौंक जाएंगे आप। 2006 में जीनोम प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यह पाया गया कि आखिर इतनी कम जीन से हम कैसे काम चला रहे हैं। एक वर्म के साथ ज़्यादा जीन है हमसे। हमने तो ये सोचा था ये लाखों में होंगी। जब 2000 में ये जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था, जो प्रोजेक्ट बनाने वाला जो हेड था, उसने पहले क्लेम किया था कि ये 2 लाख से ज़्यादा निकलेंगी, फिर क्लेम किया था 1,40,000 से ज़्यादा निकलेंगी, फिर क्लेम किया, सोचा कि ये अब 1 लाख से तो ज़्यादा निकलेंगी, और जब ये निकली तो 23,680 जीन में हम सिर्फ जी रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास 20 से 44 लाख जीन्स अलग हैं, वो आपके गट के अंदर हैं, गट बैक्टीरिया। और क्या आप जानते हैं कि आपके जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, आपके गट बैक्टीरिया की जीन यानी कि माइक्रोबियोम के द्वारा पूरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं। मैं अभी गेहूं की बात कर रहा था, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूं आपको, यह आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। मैंने ये कई प्रोजेक्ट पॉडकास्ट में बताने की कोशिश की है, शायद मैं अपनी बात को समझाऊं। कैसे कई बार लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक 1-2% की बीमारी हो सकती है, लेकिन आप बहुत सारी जीन को अपने आप एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि आप अगर एनवायरनमेंट बदल दें अपने बॉडी का, अपने माइंड का, तो आप अपने जीन को बदल सकते हैं। जीन को बदलने का मतलब समझिए कि हम व्हाइट बोर्ड को नहीं बदल सकते, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर क्या लिख रहा है, केमिस्ट्री का टीचर वो बदला जा सकता है, अगले पीरियड में वो मैथमेटिक्स का टीचर लिख देता है। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है इला, कि एक बीमारी होती है जिसके लिए 2 चीज़ जरूरी होती हैं। एक उस बीमारी को पैदा करने वाली जीन, और दूसरा गेहूं का ग्लूटन। उस बीमारी का नाम है सेलियक डिजीज, CELIAC, सेलियक डिजीज। और ये डिजीज बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। कई बार ये इस लेवल पर पहुंच जाती है जहां से यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। व्हीट इंटॉलरेंस भी कहते हैं। कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा कि अगर उन्होंने गलती से खा लिया तो उनकी हालत खराब हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, पूरी एलर्जी हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, इवन वेट कम होने लगता है। और कई बार अगर वो कहते हैं ना ब्रेन पर आ गया इफेक्ट, तो आप बहुत ऊट पटांग बिहेवियर करने लगते हैं। सेलियक डिजीज के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी सिस्टम, एक जो सिस्टम है वो बदल जाता है। लेकिन इसके लिए 2 चीज जरूरी होनी चाहिए, एक जीन और एक गेहूं ग्लूटन। यस और नो? यस। लेकिन एक चीज पाई गई, वो चीज़ ये पाई गई कि अमेरिका में ये जीन 35% लोगों के पास है,
और वो 35% लोगों को जब गेहूं दिया गया, ग्लूटेन दिया गया, तो बीमारी सिर्फ 1% के पास थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यही तो सवाल आएगा ना। Exactly. वो 35 के 35 होने चाहिए थे। हाँ। भाई ग्लूटेन से वो एक्सप्रेस हो रही ना जीन, हाँ जी। तो वो जीन एक्सप्रेस कर ग्लूटेन से हो रही, तो मैं 35 के 35% को सेलियक होना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका में ये बीमारी सिर्फ 1% लोगों के पास है, बाकी को क्यों नहीं हो रही है? और ये चीज पाई गई कि बेसिकली इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक अनदर जेनेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास है, वो है माइक्रोबायोम, यानी कि गट के बैक्टीरिया। उस जीन को एक्सप्रेस तभी करने का मौका मिलता है जब आपके पास गट बैक्टीरिया बैड वाले हों। अगर आपके पास गट बैक्टीरिया अच्छे वाले हैं तो उस जीन को वो एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। बट सर, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं और अमेरिका का लाइफस्टाइल देखिए, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी तो अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा बर्गर और प्रोसेस्ड फूड तो वही खाते हैं। फिर मैडम अगर आप देखें, आप शायद अभी आप थोड़े से बचे हुए हैं गांव में, लेकिन मैं तो अपने गांव को तो देखता हूं, वहाँ पर भी खाना और आसपास के शहर से आने लगा है। वहाँ पर भी मैंने बाइक घूमते हुए देखी है, वो भी अब ऐप का यूज़ करने लगे हैं। हम ऑलरेडी सैड खा रहे हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। आप यूरोपियन डाइट ही तो खा रहे हैं, आप उसी बर्गर को खा रहे हैं, आप उसी चाउमीन को, उसी नूडल्स को खा रहे हैं, आप उन्हीं पैकेट्स को खा रहे हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। आप जब किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही पैकेट मिलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वो जो गेहूं है और वो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए था। तो जब आपने कहा था कि मैंने गेहूं छोड़ने के लिए कहा है, मैं इसलिए कहा है कि आपने हिचकी मूवी देखी है, जिसमें रानी मुखर्जी को एक डिजीज है, जिसका नाम है टिक सिंड्रोम या टोरेट सिंड्रोम। कभी आप ग्रेन ब्रेन को पढ़िएगा, पेज नंबर शायद 60 पर आ जाता है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द मॉडर्न व्हीट, नॉट द ओल्ड व्हीट। जो वो छोटा वाला वीट आ गया है ना, जो छोटे वाला व्हीट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो व्हीट लुकिंग व्हीट है, वो व्हीट है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं। याद रखिएगा, ये व्हीट आपके पूर्वजों को कोई एडिक्शन नहीं था उस व्हीट का, लेकिन आज आपको व्हीट एडिक्शन है, क्योंकि आपके ब्रेन के सेंटर जो ड्रग्स वाले होते हैं, ओपिएट सेंटर जो होते हैं, बिल्कुल वो वही सेंटर से जो इस व्हीट को लाइक करते हैं। तो वीट बिल्कुल ही छोड़ देना है, वीट खाना ही नहीं है? देखिए, ये देखने वाले इनके ऊपर है, सबके पास अपनी इमोशन है। तो ऐसा कर लें कि चने का आटा पिसवा ले, उसमें मक्की मिला ले। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम यहाँ पर एक समाधान के लिए बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है ना तो मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, ना मुझे ताली बजवानी है। आप खुद क्या खाते हैं, आप यही बता दीजिए। मैं पूरा बता दूंगा, और मैंने दूध क्यों छोड़ा मैंने भी ये भी बता दूंगा, और आपको क्यों छोड़ना चाहिए ये भी बता दूंगा। पीना चाहते हैं तो ये पीजिए, आपका वो है। कई बार एक आदमी ने मुझे बहुत सारा ऊट पटांग बोला है कि आप कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा सर, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर आप बीमार हैं तो छोड़ कर देख लीजिएगा, और अगर आप और यंग रहना चाहते हैं तो छोड़ कर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी पेट की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एलर्जीज़ है, या आपको ब्रेन की डिजीज़ है, जैसे आपके माइग्रेन है या न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, या फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता कि हम क्या, या आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, तो मेरे कहने से आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, तो 30 दिन के लिए आप दूध छोड़ के देख लीजिएगा और व्हीट छोड़ के देख लीजिएगा। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या गलती करते हैं, मैं आज ये समाधान पे आते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं क्या खाता हूँ और मैं व्हीट को कैसे रिप्लेस करता हूँ। जब मैं अपने घर पर होता हूँ, जहाँ पर मेरा परिवार रहता है, तो मैं वहाँ पर रोटी खाता हूँ, और वो मैं खाता हूँ चने की रोटी। मुझे इतना पता है कि मेरी गट लाइनिंग को, लीकी गट को ठीक करने के लिए मुझे ऑलिव ऑयल को लेना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है ना, तो मैं उसके साथ उसको भिगो लेता हूँ रोटी को, यानी कि उस पर डाल लेता हूँ, थोड़ा सा सब्जी में भी डाल लेता हूँ, और कई बार मैं सुबह उठकर 2 चम्मच ऐसे भी पी लेता हूँ। वो बेसिकली ऑयल नहीं है, वो बेसिकली आपका फ्रूट ऑयल है। तो जैतून जो है वो फ्रूट माना जाता है, ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है, और ये स्पेशली आपकी गट लाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वह उस बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है जिसका नाम अकरमेंशिया है। और अकरमेंशिया की खास बात ये होती है कि वह उस जीन को एक्टिवेट करता है जो इस गट लाइनिंग के ऊपर इमीडिएटली म्यूकस बना देता है। तो अकरमेंशिया को अगर बचाना है और उस जीन को एक्टिवेट करना है, तो मैंने प्रक्रिया भी बता दी, लेकिन मेरे दर्शकों को इतनी गहरी प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि मैं क्या खाता हूँ। मैं अक्सर मुंबई में भी रहता हूँ, जुहू पर मेरा अपना एक फ्लैट है, वो किराए का है, लेकिन मुझे जुहू पर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मुंबई में मेरे बहुत सारे असाइनमेंट भी रहते हैं, तो होटल से बढ़िया है कि मैंने एक फ्लैट लेकर रखा हुआ है, और मैं वहाँ पर, मेरे पास पूरा फ्लैट है, यानी कि वहाँ पर गैस भी है, मेरे पास वहाँ पर मेड भी है,
ठीक है ना, और मेरे पास वहाँ पर सारी फैसिलिटी भी है। पर मैं वहाँ क्या खाता हूँ, मैं कभी वहाँ गैस का यूज़ ही नहीं करता हूँ, और मैं कभी बाहर खाना नहीं खाता हूँ तो सिर्फ इडली और आप कह सकते हैं कि पेपर डोसा खाने के लिए, या फिर मैं फ्रूट्स लेने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह 4 बजे वहाँ पर भी उठ जाता हूँ, 5 बजे मैं जू पर जाकर डांस करता हूँ लोगों के साथ। वहाँ 400-500 लोगों का एक ग्रुप है, अब तो पहचानने लगे हैं मुझे, ठीक है ना। वहाँ पर आने के बाद में फिर वहाँ पर मैं धूप में लेटता हूँ कुछ देर के लिए मस्त रहकर, और फिर मैं अपने रूम पर आ जाता हूँ, और यहाँ से मेरा खाना शुरू हो जाता है। लेट मी टेल यू, सबसे मैं पहले एक बड़ा सा बाउल लेता हूँ, उसमें मैं थोड़े से स्प्राउट डालता हूँ मूंग के, जो पहले से तैयार हैं या बने बनाए मिल जाते हैं। उसके बाद मैं ग्राम यानी कि चने के स्प्राउट डालता हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से जो मेथी के स्प्राउट हैं वो मैं अपने आप तैयार कर लेता हूँ, या उन्हें सिर्फ उबाल लेता हूँ। मेथी बहुत मस्ट है मेरे लिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी भीगी हुई मूंगफली ले लेता हूँ। उसके बाद उसमें मैं अखरोट ज़रूर लेता हूँ, उसमें मुझे ओमेगा 3 मिलता है जो मेरी गट लाइनिंग को ठीक करता है, उसी ऑलिव ऑयल के साथ। उसके बाद मैं थोड़े से भीगे हुए बादाम डाल देता हूँ, उसमें थोड़े से मैं पिस्ते बगैर नमक वाले मिलते हैं, थोड़े से वो भी डाल लेता हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरी चीज़, इसमें मैं चिया सीड डालता हूँ जो भीगा हुआ है, फ्लैक्स सीड बगैर भीगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसमें और चीज़ डालता हूँ, लाइक मैं शौकीन हूँ शिमला मिर्च का, जिसको शायद बेल पेपर आप कहते हैं, रेड एंड येलो। उसके बाद मैं इसमें खीरा डाल लेता हूँ, और अगर गाजर वगैरह है तो वो भी डाल लेता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल। इतना डालने के बाद अब इसमें मैं 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डालता हूँ, कोई नमक नहीं डालता हूँ। अगर मैं नमक डालता हूँ तो वो सी सॉल्ट डालता हूँ। बेसिकली सी सॉल्ट इज़ द रियल गिफ्ट आपके लिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बताया था आपने, राइट। ठीक है ना, कि इंद्र देवता ने और सूर्य देवता ने आपके लिए समुद्री पानी बनाया है, लेकिन आप उस पानी को नहीं पी सकते, लेकिन उसके नमक को खा सकते हैं, जिसमें 92 ट्रेसेस हैं। जिस चीज़ को ये कहा जाना चाहिए कि ये रियल फूड है, ये कंप्लीट फूड है, उसे आप भूल चुके हैं। वह आपका सी सॉल्ट है, और वो आपकी बॉडी में लगने वाला है। जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ से जो आपको मिल रहा है वो लगे आपकी बॉडी को। कई बार आप कहते हैं ना कि वो मुझे कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम हड्डियों को दूध से मिलता है, यस और नो? यही तो आपकी इमोशन है। आपको पता है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों तक जा ही नहीं सकता अगर आपके पास विटामिन K2 नहीं है। अगर आपके पास विटामिन K2 नहीं है तो ये कैल्शियम सारा आपकी आर्टरीज में जाएगा और ये हार्ट अटैक पैदा करेगा। और हार्ट अटैक पड़ते ही सबसे पहले डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, पूछ लीजिएगा। वो सबसे पहले आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखते हैं, जो कैल्शियम पड़ा है जहाँ जहाँ उन चैनल्स को ब्लॉक करें। तो ये विटामिन कौन पैदा करेगा? ये तब पैदा होंगे जब आपके बैक्टीरिया को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। आपकी बॉडी एक समन्वय में होगी, और समन्वय में तब होगी जब वहाँ उसको बोरोन भी मिले, मैग्नीज भी मिले, मैग्नीशियम भी मिले, जिंक भी मिले, कैल्शियम भी मिले, आयोडीन भी मिले। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। कितने पैसे में मिल रही है? मुश्किल से 10 पैसे का आपको नमक नहीं खा सकते। तो वो डेली वाला नमक है। डेली वाला नमक। जब मैं सुबह अपने लिए गर्म पानी करता हूँ और उसमें 2-4 तरह की चाय डाल देता हूँ ग्रीन, और उसमें मैं पीस कर अपने कप में तैयार रख लेता हूँ उस नमक को। डेली ये मेरा काम है, एक चुटकी भर। मुझे मालूम है कि इसमें मुझे जितने ट्रेसेस चाहिए वो मिल चुके हैं। मुझे मालूम है कि इस पानी को लेकर मुझे मेरी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए मुझे एक संदेशवाहक चाहिए, ताकि मेरी हर एक सेल को हाइड्रेट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि कैंसर वहाँ पर होता है जहाँ पर जिस सेल को आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एनोर्बिक सेल्स होते हैं वो। अगर वहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन पहुँच गई तो डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल की किताब है द ओनली आंसर टू कैंसर, किताब पढ़िए तो सही। वो तो मॉडर्न जमाने का डॉक्टर है, अभी भी वो जिंदा है। उसकी किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर, जिसने लिखा है कि 35,000 से ज़्यादा डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक कर दिया। वो ये कहता है कि आप एक बार पानी तो पीजिए इसका 3 लीटर, एक चुटकी एक चौथाई चम्मच डालकर, यह आपको हाइड्रेट करेगा। आपका ये नमक आपके बीपी को बढ़ाता है, सी सॉल्ट आपके बीपी को कम करता है। डू यू नो? बिकॉज वहाँ पर इतने और कॉम्बिनेशन है, उसमें कैल्शियम भी है बाय द वे। कहने का मतलब है कि आपको जानकारी पूरी ये नहीं है, तो जितनी छोटी सी जानकारी से आपने अपनी इमोशन को बना रखा है वही शायद आपके लिए गड़बड़ है। इसीलिए मैंने एक किताब को पढ़ा जब मैं बीमार था और अपनी बीमारियों को ठीक कर रहा था, और आज भी उसमें लिखा था इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। राइट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी आँख का ऑपरेशन करूँ। भाई बेसिक जानकारी तो ले लो। बिल्कुल, अपने गट हेल्थ का ख्याल तो रखो। तो आप खुद सोचिए कि जो मेरा सुबह का नाश्ता है, उसमें थोड़ी सी और बच गई, उसमें मैं कुछ डेट्स भी डालता हूँ क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ। उसमें मैं थोड़ी सी भीगी हुई मुनक्का या किशमिश भी डाल लेता हूँ। दिन भर में खाने के लिए मेरे पास एप्पल भी है, ब्लूबेरीज को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भगवान की दुआ से। आज पहले नहीं कर पाता था बचपन में, तो ब्लूबेरी ले लेता हूँ, ठीक है ना। बढ़िया एप्पल्स ले लेता हूँ, कीवीज ले लेता हूँ, ठीक है ना, एवोकाडो ले लेता हूँ।
और क्या चाहिए आपको? एक टाइम खाना खाना है आपको, या तो आप लंच करेंगे या मैं एक चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 बजे इतना खाना शुरू कर दिया, इसे मैंने बैग में डाला, मेरे असाइनमेंट जहाँ पर भी है, जहाँ पर मुझे भूख लगी, इतना कहाँ खाया जाएगा आपसे? पर क्या कैलोरीज को पूरा करेगा सर? इससे भी ज़्यादा इसमें आपके पास क्या नहीं है? इसमें आपके पास, हाँ, इसमें पंपकिन सीड भी है, इसमें आपके पास सनफ्लावर सीड्स भी हैं, इसमें मगज भी है जो आपको खरबूजे में बचपन में खाने को मिलता था कि मगज खा ले, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन भी है आपके पास, चना में और आपको मूंग में क्या मिल रही? प्रोटीन। आपकी मूंगफली में क्या है? प्रोटीन। यहाँ पर फाइबर की कितनी आपको अधिकता मिल गई, यहाँ पर आपके पास फैट भी मिल गया जो आपने इसमें डाला है, ऑलिव ऑयल जो इसके टेस्ट को बनाता है। एक बार खाकर देखिए, आप दीवाने हो जाएंगे, मुझे बताते हुए मुंह में पानी आ गया। आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको मन ही नहीं करना है कुछ और खाने को, बिकॉज योर बॉडी हैज गॉट एवरीथिंग। आपको मन क्यों करता है खाने को? मुझे लगता है एक बिलीफ बना हुआ है हमारा कि अगर जब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, प्रॉपर मील नहीं लूंगा, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर इन सब तरीके का, तब तक मेरा खाना पूरा नहीं होगा, तब तक मेरी कैलोरीज पूरी नहीं होगी। बट डेफिनेटली आपने जो पूरा एक ये सैलड वाला बताया है ना बोल, ये मुझे लगता है इसमें सब कुछ है। आपके पास प्रोटीन है, आपके पास कार्ब्स है, आपके पास फाइबर है, आपके पास विटामिन्स भी हैं इसमें कई सारे। तो ये अगर आप घर पर हैं तो आप चने की रोटी खाइए ना, जवार की खाइए ना, रागी की खाइए ना, और अगर आपको गेहूं की खानी है तो आप एक काम करके देख लो ना, थोड़े दिन छोड़कर देख लो। अच्छा, गेहूं को आप सिर्फ 10 दिन छोड़कर देख लो, सडनली यू विल फील कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी नींद बदल रही है, आपके डिसीजन बदल रहे हैं, आपका जो बिहेवियरल आपके मैसेजेस हैं लोगों को, आपका मूड स्विंग बदल रहा है, आपका आप देखेंगे कि जो आपके फ्रेश होने का जो आपकी आप कह सकते हैं कि तरीका है वो बदल रहा है। अपने एक्सपीरियंस से आपकी एक बात पे मुहर लगाऊं मैं, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप वीट खाते हो तो वो जो आपको बेली दिखता है या फैट दिखता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, वो सूज जाते हो आप, तो इसलिए आपका वज़न बढ़ जाता है। आफ्टर मैटरनिटी मैं बोलते हैं ना कि लिटरली भर के आलू के पराठे, भर के रोटियां खा रही हूँ, बहुत डाइट बढ़ गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं था। एंड अभी आप सभी मुझे देख सकते हैं, आपने आफ्टर मैटरनिटी भी देखा था, मैंने गेहूं छोड़ दिया है। 1-2 रोटी बस खाती हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ठंडी रोटी मैं खा नहीं पाती और ऑफिस आते हो तो वो कुछ और भी चलता रहता है, बट रात में जाके बस 2 रोटी खाती हूँ, उतना नहीं है। तो आप देखिए फैट है ही नहीं बॉडी में, प्रॉपर एक तरीके से कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई डाइटिंग करी है। बट ये आप सही कह रहे हैं, गेहूं कहीं ना कहीं हमें मोटा करता है। देखिए, एक रूल समझिएगा, एक किताब का मैं रूल बता रहा हूँ, वो सभी लोग समझ जाएंगे। पहली तो बात, मैं किसी के ऊपर अपने विचारों को नहीं थोप रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानकारी वो दे रहा हूँ जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। वो नहीं है कि मेरे गाँव के रामलाल ने क्या बोला है, और रामलाल ने बोला होता तो वो सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था रूल वर्क्स व्हेन एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट। पहले वो सोयल भी मुझे दो, मेरे हाथों में वो बैक्टीरिया जो मेरे दादाजी के पेट में थे, मैं उस दूध को पीने को तैयार हूँ जो उस गाय का था उस समय की। मैं उस गाय का कैसे पी लूँ, या उस भैंस का जिसमें ऑक्सीटोसिन को आप लगा रहे हैं, उसके बच्चे को दूर खड़ा कर रखा आपने, और वो ट्रॉमा में है कि अपने बच्चे को दूध देगी और आप उसका निकाल रहे हैं। या उसको इतनी अकल नहीं है, ट्रोमेटाइज कर रहे हैं जब आप उसको नया दूध बना के लिए ले जाते हैं, ट्रोमेटाइज कर रहे हैं जब आप उसको बांध रखा है। तो उस समय के और जो आपका चारा है वो कम्प्लीटली जीएमओ बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वह चारे की तरह दिखने वाला चारा है। मेरा कहने का मतलब, आपका सवाल ये हो सकता है ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे हम, तो भाई इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जब मैंने अपने एक 99 में या 2000 में जब मैंने देखा कि मेरा साइनस नहीं जा रहा है, साइनसाइटिस नहीं जा रही है, ठीक है ना, मेरे माथे का दर्द अभी भी है, माइग्रेन चला गया, ठीक है ना, मुझे अभी भी कई बार कमजोरी आती है, तो मुझे किसी ने तब सजेस्ट किया था एक किताब ने कि आप दूध छोड़कर देखिएगा। मैं उस समय दूध का शौकीन था, और मैं उस दूध को आज भी मिस करता हूँ जो मेरी मदर बनाया करती थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने दूध को छोड़ा तो विदिन 3 मंथ्स मुझे उसका फ़ायदा मिल गया। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी इतनी हल्की रहती है कि कई बार लोग कहते हैं यार 5वीं मंजिल पे वो पकड़ लेते हैं लिफ्ट। मैं कहता हूँ यार अगर मुझे वो दिखाई दे जाना जीना, तो मैं जीने से जाना अच्छा लगता है मुझे। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि थकान ही नहीं हो रही है, जबकि आप थकान को कम करने के लिए ज़्यादा खाते हैं। आपको पता है आपकी जीन जो है ज़्यादा खाने के लिए नहीं बनी थी। आपके जो पूर्वज थे हंटर गैदरर, ठीक है ना, उनकी लाइफ का स्टाइल बता दूं अगर मैं, उनकी बैक्टीरिया उनकी बॉडी कैसे थी, लो मैं बता देता हूँ। उनके पास 75% फैट था, 15%
उनके पास प्रोटीन थी और 5% कार्ब था। बहुत बढ़िया। उनमें वो एनिमल फैट खाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन उस समय वो मेहनत किया करते थे। उनकी इस एक प्रक्रिया हमारे अंदर होती है कि अगर हमने ज़्यादा फैट खा लिया तो वहाँ से भी हमें कैलोरी मिल जाएगी, वहाँ से भी हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। इसे हम न्यू ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं या ग्लूकोनियोजेनेसिस, यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। यानी कि अब हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमारे कार्ब से हमें कैलोरी नहीं मिली। ये हमारे पूर्वजों की एक डाइट थी। फिर मैं इसे बता देता हूँ सभी लोगों को। उनके पास फैट था 75%, एनिमल फैट था, ठीक है ना, या तो घी था या वो मांस खाया करते थे। दूसरा, उनके पास 15% प्रोटीन थी जो इसी में से मिल जाती थी, और जो उनके पास कार्ब था वो 5% था। और इस कार्ब में भी याद रखिएगा वो समय का इंतजार करते थे, वो प्लांट और बेरीज का इंतजार किया करते थे कि ये कब आएगा, कब आंवला आएगा, कब बेर आएंगे, कब ये फ्रूट मिलेंगे उनको, ठीक है ना। और यूजुअली सारे फ्रूट पकते थे बरसात के बाद और विंटर से पहले, ताकि आप उसको स्टोर कर लें। यानी उनके पेट पर हमेशा एक लेयर होती थी। कभी पाषाण युग के लोगों को देखेगा, उनके पेट पर एक लेयर होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब विंटर में उनकी कैलोरी की कमी पड़ेगी, तो वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। और हमारे पास तब एक जीन हुआ करती थी, वो अभी भी है, उसे हम थ्रिफ्टी जीन कहते थे। थ्रिफ्टी जीन का मतलब है कि अब हमें ये मिल गया है, फटाफट मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मैं अब विंटर में जाऊंगी तो ये मैं एडजस्ट कर लूँगी और हम भूखे नहीं रहेंगे या हम बीमार नहीं पड़ेंगे या कमजोरी नहीं आएगी। आज की डाइट को देख लेते हैं। आज आपके पास 60% कार्ब है, 20% प्रोटीन है और 20% जो फैट है उसकी आपको गारंटी नहीं है कि आप कौन सा फैट खा रहे हैं, ये गुड फैट है कि बैड फैट है, क्योंकि आप चूज कर नहीं सकते किसी किचन में जाके किसी होटल की। जो बर्गर आप खा रहे हैं, जो पिज़्ज़ा आप खा रहे हैं, कैन यू सी कि वो तला कहाँ जा रहा है। अगर आपने एक बार, मैंने एक होटल में जाकर ऐसे ही देख लिया और मैंने जैसे उस पापड़ को देखा जो मुझे परोसा जाने वाला था, मैंने कहा यार ये तेल है कि ये एक कोई कीचड़ है जो उबल रहा है। इट वॉज जस्ट ब्लैकिश, और जो उसके बाद वो मुझे खिलाया जाएगा। तो कौन सा फैट खा रहे हैं आप? ट्रांस फैट खा रहे हैं। आपको गुड फैट का तो अभी भी लोगों को पता ही नहीं है वो कहाँ से मिलेगा। घी से मिलेगा क्या? घी से भी बढ़िया दूसरे फैट हैं उनके बाद, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि कार्ब कितना है, 60, 20 दोनों है, और वहाँ कार्ब कितना था, 5%। तो आप ये कह रहे हैं कि वो लोग ये किया करते थे, वो लोग गेहूं खाया करते थे, वो लोग ये किया करते थे। अरे गेहूं सिर्फ 10,000 साल पुराना है, हमारी जीन 40,000 साल में बदलती है, और आपको गेहूं मिला है। अगर आप गेहूं की भी कहानी सुने तो मेरी उम्र के लोग जानते हैं, और वो अगर यूपी से हैं, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान से हैं, याद रखिएगा मुझे गेहूं तब मिलता था जब हमारे घर में मेहमान आते थे। उससे पहले आपको गोश नहीं, यानी कि गेहूं, उसकी चने की रोटी मिलती थी, और चने की रोटी से काम चलाना होता था। और हम इंतजार करते थे मामा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, हमें गेहूं की रोटी मिलेगी, क्योंकि उनके लिए गेहूं की रोटी मिलेगी। यानी कि एट द एज ऑफ 10th मैंने गेहूं नहीं खाया था, 10वें साल तक मैंने गेहूं नहीं खाया था। यानी कि इसका मतलब है 1970 तक तो गेहूं ही नहीं खा रहे थे हम। और उसके बाद याद रखिएगा 1955 में हम कोई भी आदमी मोटा नहीं था इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। उस समय लोग, बच्चों को ऑटिज्म नहीं था। अगर ऑटिज्म की कहानी है तो 20,000 बच्चों में से एक को ऑटिज्म मिलता था या उसके लक्षण मिलते थे, और वो लक्षण भी सबसाइड हो जाते थे बचपन खानदान में रहकर। आज पता है कितने बच्चों पर ऑटिज्म आ रहा है? नई रिपोर्ट, 30 बच्चों में से एक। 2050 में अमेरिका में हर बच्चा ऑटिज्म का शिकार होगा। लेकिन इसका पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है, जिस वीट की बात हम कर रहे हैं। आप ग्रेन ब्रेन और वीट बैली नाम की किताब पढ़ लीजिएगा, दोनों बड़े बड़े डॉक्टर्स ने लिखी है, एंड दे आर द अथॉरिटी। मिल्क का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है सर? देखिए, मिल्क का ऑल्टरनेटिव किस चीज़ के लिए आप चाहते हो? मान लेते हैं आप कहते हैं कैल्शियम चाहिए आपको। क्या आप जानते हैं कि आपके जो सलजम के पत्ते हैं वो 1 किलो दूध से ज़्यादा, 1 किलोग्राम पत्तों में कैल्शियम है, और वो कैल्शियम है जितना आपको चाहिए बॉडी को। अच्छा। याद रखिएगा, आपके दूध का कैल्शियम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। सही बात तो ये है कि अगर आप किताबों को पढ़ें तो आज जो आप पूरा जो पढ़ें तो मैं आप समझा सकता हूँ कि आपके दूध से आपकी हड्डियों का कैल्शियम निकलता है, दूध उसको कैल्शियम नहीं देता। यही कारण है कि जो दूध पीने वाले लोग हैं उनको आपको दांत खोखले मिलेंगे। मेरी भी 2 दांत तभी खोखले हुए थे जब तक मैंने दूध पिया है गांव में, उसके बाद कोई दांत खोखला नहीं हुआ। जबकि मैं अपने गांव के लोगों को देखता हूं तो वो खूब दूध पी रहे हैं, फिर मैं उनसे कहता हूं कि फिर कैल्शियम कहाँ जा रहा है? वो तो अच्छी बात है कि आपको कैल्शियम बाकी चीज़ों से मिल रहा है क्योंकि आपकी दालें वालें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपका दूध जो है आपकी हड्डियों के और आपके दांत के कैल्शियम को कम करता है, निकाल देता है।
क्योंकि आपकी बॉडी को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए 7.4 pH वैल्यू को रखना ज़रूरी है। अगर ये pH वैल्यू नीचे आ जाता है तो बॉडी स्ट्रगल करती है इसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपके सारे बैक्टीरिया खतरनाक जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। याद रखिएगा, एल्कलाइन मीडियम में तो कैंसर भी नहीं डेवलप होता, ये रियल फैक्ट है। तो इसका मतलब है कि जब आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली आपकी बॉडी एक एसिडिक मीडियम में चली जाती है, और उस एसिडिक मीडियम को पूरा करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। और ऐसे में बॉडी जब pH वैल्यू के साथ लड़ती है कि मुझे 7.4 करना है, तो वो आपके ब्लड में जो बायोकार्बोनेट पड़े होते हैं उनको यूटिलाइज कर लेती है। आपकी सेल में जो 1% कैल्शियम है उसको वो यूटिलाइज कर लेती है। अब सवाल उठता है कि आपके ब्लड को वो बायोकार्बोनेट पूरे करने हैं। उन्होंने अपना काम कर लिया कि एसिडिक मीडियम से बाहर निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि वो कहाँ से पूरा करे? वो आपकी हड्डियों से पूरा करता है। अगर आप इनको प्रॉपरली पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो ओस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो दूध का उसमें बड़ा रीज़न है। आपको रोमेटाइड अर्थराइटिस की बीमारी थी अभी कुछ साल पहले तक सर, ये भी क्या गट बैक्टीरिया से रिलेटेड होती है? याद रखिएगा, ये गट बैक्टीरिया से नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी की बीमारी है। इम्यूनिटी का मतलब है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी आंतों पर एक इम्यून सिस्टम होता है। गट यानी कि गट पर 70% इम्यूनिटी के हमारे सिपाही हमारे गट के ऊपर हैं, 30% बाकी बॉडी में है। कमाल की बात यह है कि जब भी आप विचारों से परेशान होते हैं तो गट की इम्यूनिटी को पता चल जाता है, या फिर आप कोई चीज़ गलत खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को पता चल जाता है और वो रिएक्ट करती है। ठीक है ना? यानी कि अगर वो रिएक्ट ना करे तो उनको कोई ना कोई बताने वाला चाहिए। मैं इसे काम को छोटा करता हूँ, यानी कि इम्यूनिटी जब आपकी कंफ्यूज होती है तो जो जिस अंग को मारेगी उसको मोटो इम्यून कहते हैं। अगर वो बालों की जड़ों को मार दे तो लोगों के ग्रुप्स में बाल या झुंड में निकलते हैं और इसे एलोपीसिया कहते हैं। अगर वो इम्यूनिटी मेरे बीटा सेल्स को जो पैनक्रियाज के ऊपर है उन्हें मार दे तो मैं कभी भी इंसुलिन नहीं बना पाऊंगा। ठीक है ना? अगर वो मेरी स्किन को मारने लगे तो इसे हम सोराइसिस कहते हैं। और इस तरह से बहुत सारी बीमारी, लूपस, SLE, जानलेवा बीमारियां हैं। ये तो खतरनाक है, जानलेवा नहीं। आप ये समझिए कि अगर इनको आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये तो परेशान करते हैं। आपको पता है कि आपके गट के ऊपर जो इम्यूनिटी है अगर वो शांत हो जाए तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। क्या? एक, आप अपने माइंड से वेगस नर्व के द्वारा उस इम्यूनिटी को शांत करने की टेक्निक अपनाना शुरू करें। साइको इम्यूनोलॉजिस्ट ने यह पाया गया है कि जब साइकोलॉजिस्ट ने इस इम्यूनिटी को गाइड करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ बच्चों को लिया जिन बच्चों को बार बार हर महीने 2 महीने में इन्फेक्शन होता था, जुकाम होता था, वायरल होता था, और उन बच्चों को एक छोटी सी टेक्निक कराई। उस डॉक्टर का नाम भी ऑनलेस था। ठीक है ना? मैंने ये शायद कहानी किसी किताब में पढ़ी थी और ये किताब भी डॉक्टर पॉल मैकना ने लिखी थी, इतना मुझे मालूम है। किताब का नाम क्या था वो शायद मैं भूल गया क्योंकि 700-800 किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। तो उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिस्ट ने और इम्यूनोलॉजिस्ट ने एक किताब एक टेक्निक बनाई और उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करिए, बच्चों से कहा कि आपके अंदर ये बेकार के जो बैड बैक्टीरिया इन्हें आप चोर मानिए, इन्हें ब्लैक ड्रेस में देखिए, और जो आपके इम्यूनिटी के सिपाही हैं वो एक पुलिस की फ़ौज में है, ड्रेस में है, और ये पुलिस के जो सिपाही हैं इमेजिन करिए कि इनको मार रहे हैं। और उनको एक मूवी दिखाई गई और मूवी दिखाकर उनसे कहा कि इसे विजुअलाइज करते रहो। छोटे बच्चों ने मूवी देखी और वो इसे विजुअलाइज करते रहे। ये कहते हो कि ये आपके अंदर ही हो रहा है। डू यू नो कि उस एक्सरसाइज के बाद जिस बच्चे को हर महीने या 2 महीने में वायरल अटैक आता था, कॉमन कोल्ड आता था, वह बढ़कर 8 से 9 महीने हो चुका था। जब ये एक्सरसाइज उन लोगों को कराई गई जिनको कीमोथेरेपी दी जा रही थी, कीमोथेरेपी के बाद पता है क्या होता है? वो हमारी कैंसर सेल को जो मारता है ना, तो वो हमारी गुड सेल्स को भी मार देता है, इम्यून सेल को भी मार देता है, तभी बाल बाल झड़ जाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी को ठीक होने में करीब 8 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल होने में। पर जब ये एक्सरसाइज कराई गई उन कैंसर पेशेंट्स को तो उनकी इम्यूनिटी को देखा गया, उनके सलाइवा को चेक करके कि उनका 1 से 2 वीक में उनकी इम्यूनिटी एक बार फिर स्ट्रॉन्ग हो रही थी। इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी आपके माइंड को सुनती है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री रहें। NLP जैसी टेक्निक या न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक से आप पेनफुल मेमोरी को हटाएं, अपने एंग्जाइटी को हटाएं, आप डिप्रेसिंग इशू से बाहर आएँ। आप रिवेंज में पल रहे हैं, आप अब्यूज़ लिए घूम रहे हैं, चाइल्डहुड की यादें लिए घूम रहे हैं, वह आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर रही है। और दूसरी बात है कि आपके गट के अंदर इस इम्यूनिटी को परेशान करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया रोज़ आप खाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं,
मान लेते हैं आप एलर्जिक हैं पीनट से, और आप पीनट किसी केक में पड़ी हुई है, तो वो तो एकदम से सेंसर पकड़ लेगा और आपकी इम्यूनिटी एकदम से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। डॉक्टर आपको स्टेरॉयड लिखेंगे क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। पर आपने कभी सोचा है कि अगर वो पीनट से हो रही है तो पीनट तो आपको या तो छोड़ें, या फिर एक काम क्यों नहीं करते कि वो पीनट को दुश्मन ना माने। तो ऐसा क्या करें? ऐसा करने के लिए वहाँ पर एक चीज़ है जिसको आप किताबों में पढ़ सकते हैं। अगर किताब का नाम भी है तो उसका नाम, किताब का नाम है, और पहला या दूसरा चैप्टर है, किताब का नाम है फाइबर फ्यूल्ड। डॉक्टर का नाम है विल बुल्सेविक। ये एक रशियन डॉक्टर है, बहुत अच्छी किताब है, एवरीबडी मस्ट रीड इट। उसमें खाना भी दिया गया है, आप क्या खाएं, और उसमें कोई नॉन वेज नहीं दिया गया, यानी कि आप टोटल वेजिटेरियन भी हैं तो भी आप अपनी लाइफ को कैसे बढ़िया करें। तो उन्होंने बताया है कि जब हम गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं तो वो ये वही SCFA जो है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बेसिकली एक माहौल क्रिएट करता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके मतलब की चीज़ों के प्रति रिएक्ट करना बंद कर देती है और वो फ्रेंडली बिहेव करती है। तो कैसे बढ़ाएं इन गुड बैक्टीरिया? अब यही सवाल है, तो ये सवाल करना है कि अब हम कैसे बढ़ाएं। याद रखिएगा, इसे हम पोस्ट बायोटिक कहते हैं। पोस्ट बायोटिक का मतलब है कि एक हमारे पास प्रीबायोटिक है, एक हमारे पास प्रोबायोटिक है। तो आपको प्रोबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाना है, जिसके लिए मैं यूजुअली कांजी बताता हूँ, या फिर आपको मार्केट से ये फूड मिल जाता है जो बैक्टीरिया मिल जाते हैं, ये आपको रेगुलर लेने होते हैं कई बार, ठीक है ना। इसके साथ आप कांजी भी ज़रूर लेते रहें क्योंकि वो नेचुरल है। आप कांजी चावल की बना सकते हैं, आज सुबह मैं पी कर आया हूँ, अच्छा। ठीक है ना। दोपहर के बाद मैं पीऊँगा रेड वाली जो मेरे घर में बनी रखी है, बीट रूट की। तो कांजी ज़रूर लेते रहें, या जो मार्केट से आपको डॉक्टर ने लिखे हैं या अपने आप भी खरीद सकते हैं। जितना आपका डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया होगा उतना ही आपका प्रोबायोटिक का जो ज़रूरत है वो पूरी होती जाएगी। लेकिन उन्हें बचाए रखने के लिए, उनको फीड करने के लिए आपको प्रीबायोटिक चाहिए। प्रीबायोटिक का मतलब है वो फूड जो उन्हें चाहिए। क्या? इसे मैं अभी बता देता हूँ। आपने कहा कि इसे कैसे बनाएं। जब ये दोनों चीज़ मिलती हैं, जब आपके बैक्टीरिया इस प्रीबायोटिक को खाते हैं तो ये जो बनाते हैं उसे हम SCFA कहते हैं। अच्छा। ये पोस्ट बायोटिक है। ओके। यही आपके लिए कैंसर के लिए ठीक है। कभी कैंसर के ऊपर बात करेंगे तो इसका क्या रोल है, कैसे ये कैंसर सेल को मारता है और ये बढ़ने नहीं देता, वहीं ब्रेक लगा देता है। पहले उसको खाना दो, फिर वो जो प्रोड्यूस करेगा वो आपका वो SCFA है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये सभी 10 किताबों में है, या 12 किताबों में, या 15 किताबों में, या मैंने 2000 जो पेज पढ़े हैं, ठीक है ना। तो SCFA को बनाए रखना है। अब SCFA कैसे बनेगा? जितना आप ज़्यादा फाइबर खाएंगे, यू आर फाइबर स्टार्व्ड पर्सन। आप मोटे नहीं हैं, आप फाइबर स्टार्व्ड हैं। आप लोगों को कैंसर नहीं है, वो फाइबर स्टार्व्ड है। उन्हें माइग्रेन नहीं है, वो फाइबर स्टार्व्ड है। उन्हें अल्जाइमर नहीं हो रहा, वो फाइबर स्टार्व्ड है। क्योंकि जब आप फाइबर नहीं देंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपकी गट लाइनिंग को खाएंगे। अच्छे बैक्टीरिया भी, अच्छे बैक्टीरिया भी। इसीलिए याद रखिएगा, जब अगर आप छोटी आंत में जो अकरमैंसिया है या बड़ी आंत में जो गट लाइनिंग को बनाने के लिए जीन को एक्सप्रेस करता है, अगर आप उसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से, ऑलिव ऑयल से एक्टिवेट कर दें और फिर आप उसके साथ फाइबर ना खाएं, तो याद रखिएगा वो आपकी गट लाइनिंग को खाना शुरू कर देगा। इसीलिए आप देखेंगे, शायद एक रिचुअल आप देखेंगे कि ऑलिव ऑयल को सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है, सैलेड पर डालकर, ताकि वो सैलेड क्या होगी, वो फाइबर का काम करेगी। आप समझ रहे कि आप कितना फाइबर खा रहे हैं? आप शहर में आपके बच्चे कितना फाइबर खा रहे हैं? लेस देन 15 ग्राम, बहुत कम। और आपके दादाजी कितना खाया करते थे? 150 ग्राम। कितना मिनिमम है बचाए रखने के लिए लाइफ को, आपको और मुझे 40 ग्राम और आपको 35 ग्राम। लेकिन वो तो तब है जब हम सर्वाइव कर जाएं। पर सर, ऑलिव ऑयल के साथ एक, मुझे नहीं पता ये मिथ है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक बात कही जाती है कि ऑलिव की खेती इंडिया में नहीं होती है बिकॉज वेदर सपोर्ट नहीं करता। अभी शायद होने लग गई होगी। ये बाहर की उन ठंडी कंट्रीज़ का प्रोडक्ट है ऑलिव, क्योंकि वहाँ इसलिए खाते हैं क्योंकि वो गर्मी देता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर को, देखिए मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ इसको, मेरी तो कई बोतल तैयार निकल चुकी है, बट मुझे एक ही चीज़ का पता चला है, पेट की गर्मी वाली चीज़ नहीं होती है। देखिए सब सिंपल सी बात है कि अगर आपके गट के बैक्टीरिया ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। अगर वहाँ गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है।
एक लाइन जो मैं बीच में भूल गया था वो ये है कि अगर आप गट बैक्टीरिया को सही चीज़ दे रहे हैं तो वो आपको वो सब सही चीज़ें दे रही हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो विटामिन B12 हो। जब आप कहते हैं जी हमें बकरा खाना पड़ेगा, नहीं, आपके गट बैक्टीरिया जानते हैं कि विटामिन B12 को कैसे उस फाइबर से ले लेंगे जो यूजुअली ना आपके पेट में पचा है ना आपकी छोटी आंत में पचा है, वो वहाँ से बना देंगे। वो सारे की सारी विटामिन को बनाएंगे, सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएंगे। ये उनकी खास बात है। और अगर आप उनको नहीं दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए तो वो आपको वो सब देंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए। समझ गए मेरी बात? अच्छा सर, सीबो और सीफो जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए क्या चीज़ खाएं हम? 3-4 चीज़ें हैं। फिर वही वाली बात है कि हमारे देश में एक चीज़ है कि सर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मैं क्या खाऊं? मैं कहता हूं कुछ ना खाओ। तो लोगों को लगता है कि खाने की ही खाकर ही हम चीज़ों को ठीक होते हैं। भाई साहब, हम भूखे रहकर ठीक होते हैं। आप याद रखिएगा, अगर आप अपने माइंड की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो 1990 के बाद आप रिसर्च को पढ़िए जिसका नाम है न्यूरोजेनेसिस, यानी कि आप अपने ब्रेन की सेल्स को एक बार फिर रीजनरेट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 80। अगर आप ये कहते हैं कि मैं भाई साहब 80 साल की उम्र आ गई, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप इन सेल्स को दोबारा बढ़ा सकते हैं। उसमें पता है पहली चीज़ क्या है? वो है कि आप ज़्यादा खाना बंद करिए, फास्टिंग भी करिए और थोड़ा सा कई बार लॉन्ग फास्टिंग भी करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने कहा कि इसको कैसे ठीक करें। नंबर 1, जब भी आप सीबो और सीफो को ठीक करना चाहते हैं तो पहला काम है इन्हें भूखे मारिए, इन्हें भूखे मारिए। क्या ना दें फिर इन्हें? पहला। दूसरी बात है इनके जो काउंटर पार्ट हैं उनको छकाइए, यानी कि जो इनको हैंडल करने वाले बैक्टीरिया हैं उन्हें बढ़ाइए। ये 2 काम है, ठीक है ना? इन्हें भूखे मारिए और इनको बढ़ाइए, ठीक है ना? तीसरा काम है जो इनके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं जब तक, उसकी इंटेंसिटी को कम करिए ताकि वो अंदर जाकर आपके नुकसान ना करें। पहला काम करना शुरू करेंगे आप, वो ये है कि आप दिन में 2 बार, मिनिमम 1 बार तो जरूर है, आप हल्दी की चाय पिएं। ठीक है। करक्यूमिन जो है उसकी खास बात ये होती है, आपने सुना है ना कि अगर हम दूध पी लें या पानी पी लें, हल्दी की चाय पी लें तो हमारे बॉडी के या घुटनों के दर्द खत्म हो जाते हैं। सुना है ना? सुना है। लेकिन मैंने शायद पिछली बार आपसे बात कर रहा था कि और ये हमारे सिस्टम में नहीं जाता। हाँ। ये सिर्फ हमारे LPS को रोकता है। और दूसरा ये गट लाइनिंग पर काम करता है। तो आप का पहला काम है कि करक्यूमिन को पीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जैसे हल्दी की चाय पिएंगे तो आपके सारे LPS बंद हो जाएंगे। लोगों ने अभी तक आपको पढ़ाया कि हल्दी से दर्द खत्म होता है। मैं ये कहूँगा अब आपके उन गट बैक्टीरिया के जो बेकार के बैक्टीरिया हैं उनसे अगर बाल गिरे तो बाल भी नहीं गिरेंगे, अगर बुढ़ापा आ रहा था स्किन को वो भी नहीं आएगा आपको, अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही थी उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा था वो भी नहीं होगा, और कोई बीमारी है तो आपको ये बताना चाहिए था हमारे आयुर्वेदाचार्य को कि हर बीमारी का जो सबसे पहली शुरुआत है वो इन एंडोटॉक्सिन से होती है और इनकी स्ट्रेंथ को हम कम कर सकते हैं रोजाना 1 बार हल्दी की चाय पीकर। ठीक है जी, पहला काम। दूसरा काम है कि आपकी जो गट लाइनिंग है उसे मजबूत करिए। उसे मजबूत करने के लिए आपको ओमेगा 3 लेना होगा। मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है ना? ओमेगा 3 अपने आप गूगल करिएगा, लेकिन बेस्ट है आप अखरोट खाइए। ठीक है ना? ऑलिव ऑयल बेस्ट है, वहाँ पर कोई ऐसी गर्मी नहीं है आपके लिए। अगर आपके पेट के गट बैक्टीरिया ओके है ना, वो गर्मी वाली जीन को नहीं एक्सप्रेस करने देंगे। मैंने एक वर्ड बोला ना, दे विल गिव यू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है ना? और अगर आपने उनको सेटिस्फाई नहीं किया, दे विल गिव एवरीथिंग व्हाट यू डोंट वांट। ठीक है ना? इसके ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी बढ़िया क्वालिटी की खरीद कर लाइए। ठीक है ना? और उसमें 2-3 तरह की ग्रीन टी मिला दीजिएगा। ठीक है। उसमें ग्रीन टी है, उसमें अश्वगंधा भी डाल सकते हैं पाउडर के रूप में। एक नेटल ग्रास आता है जिसे बिच्छू घास कहते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है ना? मैं उसे रोजाना लेता हूँ। ऐसी 2-3 चार, एक हिबिस्कस है जिसको आप हमारे घरों में हिबिस्कस पाउडर भी आता है, वो पाउडर भी आता है, पत्ते भी हैं। ठीक है ना? उनके फूल भी है, उनको उबाल के पीजिए। उनको उबालिए। ये सब आपके गट की लाइनिंग को बढ़िया करते हैं। जितनी आपकी गट की लाइनिंग के ऊपर म्यूकस बढ़िया होगा वह सबसे बढ़िया है। लेकिन हमने क्या कर रखा, इस म्यूकस को बाहर निकालेंगे। इसे आप कचरा कहते हैं, ये कचरा नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। मत खाइए बिना मतलब के चूर्ण जिसमें आपको ऐसे एसिड मिले हुए हैं कि वो आपकी गट लाइनिंग को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे चूर्ण को छोड़ना शुरू करें।
ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये चूर्ण क्या है तो मत खाइए, आप गट के साथ मत खेलिए। गट के ऊपर जो लाइनिंग है उसकी कितनी महीन है, वो 1 मिलीमीटर को भी अगर 10,000 20,000 से भाग दें तो इतनी मोटाई है उसकी। जरा सी गड़बड़ करते ही आप अल्कोहल लेते हैं, उससे गट लाइनिंग खराब होती है, पंचर होते हैं। जितने इमल्सीफायर आप खाते हैं, जो आइसक्रीम वगैरह में उसमें करते हैं, जो टोबैको खाते हैं उससे, जितने भी आप एनाल्जेसिक्स खाते हैं, जितने भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जितने एस्टेरॉइड्स खाते हैं, याद रखिएगा ये आपकी गट लाइनिंग को खराब करते हैं। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर ओमेगा 3 है। हाँ, हमने दे दिया। ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है उनसे। अब हम अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इनका एक दुश्मन है मारने के लिए। इन्हें मारेंगे तो एंटीबायोटिक नहीं देंगे, ये एंटीबायोटिक से कभी नहीं मरते बैड बैक्टीरिया। इनको मारने का एक ही तरीका है, वो है आप इनको फाइबर दें। अच्छा। याद रखिएगा ये फाइबर को लाइक नहीं करते, ये सिर्फ मिठाई को लाइक करते हैं और आपके रिफाइंड शुगर को और बियर को और शराब को लाइक करते हैं। तो जब आप ये कहते हैं मेरा मीठे को मन कर रहा है और शाम को बियर को मन करता है, लेता हूँ सर 2 ही पैग, लेकिन मन तो जरूर करता है, तो समझ लीजिएगा कि इस समय आपका सीबो और सीफो आपको परेशान कर रहा है। फाइबर जब भी आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ये बियर, अल्कोहल और मीठे को मन करेगा, समझ लीजिए आपके अंदर सीबो और सीफो पुकार रहे हैं, ये आपकी जरूरत नहीं है। तो इनको भूखा मारने का तरीका यह है, एक किताब में मैंने पढ़ा, उसका नाम है द जीनियस फूड। उन्होंने कहा कि इन बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक खेल सकते हैं। वो ये है कि ये मीठा इनको अच्छा लगता है तो उस समय आप एक मौसम्बी खा लें। ठीक है। जूस ना पिए, खा लें, क्योंकि फाइबर है, फाइबर भी मिल गया और इनको ऐसा लगेगा इनको मीठा मिल गया। हाँ। और आपके गुड बैक्टीरिया के लिए फाइबर मिल गया, और उस टाइम पर इनको चूँकि फाइबर वो नहीं मिला, मीठा नहीं मिला, तो ये मरने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिसे लोग नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे, वो ये है कि हमारी आंतों के अंदर 2 तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है पेरिस्टाल्टिक, जिसे आप जानते हैं, लेकिन एक और भी होता है। कौन सा? वो ये होता है कि जब आपकी आंतें पूरी तरह से खाली होती हैं तो वो एक हाउसकीपिंग की तरह बिहेव करती हैं। जब आप उन्हें पता है कि अब कोई खाना हमें नहीं मिलेगा, हमारा कोई गेस्ट नहीं आ रहा, तो जल्दी से कमरे को साफ कर दो, तो ये पीछे से अपने आप को टाइटली बंद करती हैं ऐसे, और जितना भी बैक्टीरियल मटेरियल पड़ा है उसे बाहर की तरफ फेंक, आगे की तरफ करते करते कोलोन में ले जाते हैं ताकि वो स्टूल के साथ बाहर आ जाए। तो अगर आप शाम को टाइम से खाना खाएं और हल्का खाना खाएं, उसमें बढ़िया फाइबर हो, तो वो जल्दी से आपके पेट से ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके गट छोटी आंत को, और छोटी आंत से जैसे आगे जाएगा तो यह 90 मिनट के बाद ये साइकिल आता है। तो ये कम से कम 4 साइकिल तो आपको मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ही आप सुबह की चाय पी लेते हैं दूध और मीठे के साथ, तो माइंड को लगता है द न्यू गेस्ट हैज़ कम, लेट अस स्टॉप दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बंद हो जाती है और फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। पर सर लोग तो ये कहते हैं उनके एक्सपीरियंस कि बिना चाय के तो हमें प्रेशर ही नहीं आता है। आप कभी सोचिएगा कि जो चाय अभी पी है उसका क्या संबंध है 30 फीट आगे रेक्टम से। राइट। बताऊं इसका क्या है? इसका सिर्फ ये है कि जैसे ही आप उस चाय को पीते हैं आपके माइंड को एक मैसेज मिलता है यहाँ से कि मेरे पास खाना आ गया है। इस प्रोसेस को लिखा हुआ है किताबों में, बाकी का द गट नाम की किताब में, जूलिया एंडर्स की किताब है। उन्होंने कहा जैसे ही आप चाय पीते हैं तो इमीडिएटली यहाँ के सेंसर एक्टिवेट होकर आपके ब्रेन को देते हैं कि वी हैव गॉट न्यू मील, व्हाट शुड आई डू। तो ये कहता है यू क्रिएट योर एसिड, पर उसे पता ही नहीं कि इस यहाँ एसिड की जरूरत थी नहीं, पर वो एसिड क्रिएट करेगा। उसका दूसरा काम होता है कि इफ द न्यू फूड हैज कम लेट अस क्लियर द स्पेस नाउ। और जो आपकी स्पिंक्टर से मसल है लास्ट में, वो एकदम से खुलने के लिए तैयार हो जाती है कि अगर पीछे से मेरे पास खाना आ रहा है तो मैं ओपन हूँ। याद रखिएगा ये तो आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग छोड़ना नहीं चाहते तो दूसरी बात है, आप मेडिटेट करें आप गट के लिए। सुबह सर बात अब ये बनती है, और ये सारे चाय लवर्स के का सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, सुबह उठते ही फिर क्या पिए, क्या खाएं? क्यों खाएं जब आपका ये फूड ही नहीं है? खाएं क्यों? मतलब आप सुबह उठकर मेरी तरह से चाय बनाइए जिसमें 4 तरह की ग्रीन टी डालिए, यही पूछ रही थी, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, सी सोल्ट डालिए उसमें नमक, और पीजिएगा बैठकर अपने स्टूडियो में, एक किताब बढ़िया पढ़िएगा। उसके बाद देखिए 3 दिन के अंदर जो आपकी फ्रेशनेस आएगी आपके टॉयलेट्स में, मेरी तरह से करीब 60-70 आप सूर्य नमस्कार भी लगा दें। हल्दी की चाय तो मैंने शुरू कर दी है, आप बाकी भी छोड़ के देखिएगा। डेफिनेटली सर।
काफी सारे, आज तो आपने पूरा डाइट प्लान ही बता दिया है हमारे मैंने एक दर्शकों चीज़ और बताई है जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, हम्म। वो है मेडिटेशन। लेकिन वो नहीं जो लोग सोच रहे हैं। मेरे अनुसार आज जब मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास करीब 30 मिनट थी। मैं जल्दी, आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि मुझे जल्दी आना था आपके यहाँ पर। मैंने सोचा कि अभी 30 मिनट का टाइम है, और मैंने एकदम से तैयार होने के बाद अपनी चेयर पर बैठा, जो एक आराम चेयर कहते हैं जिसको, और मैंने एक मेडिटेशन जो मैं करता हूँ वो किया। मैंने किया कि मैं अपने खूबसूरत विचारों को यहाँ पर जी रहा हूँ, और उसकी खूबसूरत एनर्जी या एक बढ़िया गंगा जल मेरी वैगस नर्व से मेरे गट पर जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे सेंसर शांत हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरी गट पूरी तरह से अपनी लाइनिंग को बना रही है। वाह। मेरे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं आई लव यू, और मैं भी कह रहा हूँ उनको आई लव यू। धीरे धीरे मैं अब अपने गट के बैक्टीरिया के पास जा रहा हूँ, मैं उनको धीरे से हग कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि गेट रेडी, और मैं देख रहा हूँ कि दे आर सेइंग के वी विल एक्सप्रेस द वंडरफुल जीन्स, और मैं कह रहा हूँ मेक मी यंगर। एंड इमेजिन करिए कि उस समय यू आर बिकमिंग यंगर ऑन योर मेंटल स्क्रीन। इस तरह से आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा, ये मेरी टेक्निक नहीं है, ये फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक है। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को सोचना शुरू करते हैं तो आपका माइंड उस तरह से आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है कि वो काम आपकी लाइफ में उन अंगों को करता रहे। और मैं इस काम को मुश्किल से 40 मिनट किया। मैंने यहाँ आने के लिए तैयारी की, कार पकड़ी और मैं आपके पास आ गया। लेकिन इन 40 मिनट के बाद मेरे जो सेंटर्स थे वो पूरी तरह से शांत नज़र लग रहे हैं। अब मैं पीनट खाऊं या मैं एप्पल खाऊं, मुझे मालूम है कि वो शांत है। और अगर मुझे बर्गर खाना भी है आपकी पार्टी में, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि राम सर चलो पार्टी देती हूँ आपको, और मान लेते हैं वहाँ पार्टी में मुझे खाना है, तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करूँगा और मैं सबसे कहूँगा कि खाना खाने से पहले आंख बंद करके भगवान का जो आप नाम लेते हैं वो ले या ना लें वो आपकी आस्था है, लेकिन एक काम जरूर करें, इमेजिन करें कि आप अपने उन सेंसर से कहो कि ये खाना मैं आपके पास भेज रहा हूँ, यू जस्ट स्टे calm and quiet and do your work. I will take this stress, not you. केओस मत मचाओ। क्योस मत करो। और इमेजिन करिए कि वो एक्सेप्ट कर रहे, वो कह रहे कि कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई ने, हमारे फादर ने ये भेजा है, थोड़ी देर के लिए हंस लेते हैं, ये चला जाएगा। पापा को कई बार गुस्सा आ जाता है ना, हम सब छोड़ते थोड़ा ही उनको, तो रिएक्ट नहीं कर रहे। और गट बैक्टीरिया को मैं ये बोल रहा हूँ, और इसे मैं सिर्फ 30-40 सेकंड देखता हूँ, फिर मैं आपका बर्गर भी खा लूँगा, कुछ नहीं होगा। बिकॉज आई हैव क्रिएटेड a wonderful meditation and contact with my gut centers. तो मैं इसको एक नाम दे दूं आपके इस मेडिटेशन को? इसका नाम दे सकते हैं। हाँ, गट साधना। देखिए ना, हम कितना भागते हैं, कोई गुरुजी मिल जाए साधना दे दे, मैं भैरव साधना कर लूं, मैं काली की साधना कर लूं, पर शायद कलयुग में सबसे जरूरी और अगर गट साधना है। खाना और साधना दोनों को मिलाएंगे तो आई एम लॉन्चिंग एस कोर्स कॉल्ड गट संजीवनी। ग्रेट सर, कंग्रेचुलेशंस। और बहुत मज़ा आया सर बात करके आपसे, और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मुझे अपने लिए भी मिले, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी काफ़ी सॉल्यूशन मिले होंगे, स्पेशली वो लोग जो कि ऑटो इम्यून जैसे डिजीज़ से जूझ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद हाइपरथायरॉइड से निकल के आई हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मुश्किल परेशानी भरी चीज़ें होती हैं जब आपकी हेल्थ और आपका खुद का नर्वस सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लग जाए। इसके लिए एक काम और हम कहेंगे सब लोगों से जाते जाते, एक गिफ्ट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इस समय इस थॉट को मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये भी बताओ, जब भी आप एग्रेशन में होते हैं और फियर में होते हैं तब ऑटो इम्यून आता है। एग्रेशन का मतलब है ऑटो इम्यून, यानी कि इम्यूनिटी एग्रेसिव हो रही है, और फियर का मतलब है कोई पार्ट इस टाइम डरेगा और वो मरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जब भी अपने दर्शकों से ये कहूँगा कि जितनी बातें आपने सुनी, दूध छोड़े ना छोड़ें वो आपका इमोशनल है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो मुझे बहुत सारे हेट कमेंट आ चुके हैं, पर मैं हूँ कि मानता ही नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ सभी लोगों से, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप एग्रेसिव हों, गुस्सा आए, किसी के ऊपर आप नाराज़ हों, और या फिर आपको डर लग रहा है कोई, यार अब क्या होगा, उसको निमट जाने के बाद इवेंट को शांत बैठ जाओ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने अंदर जाओ और अपने गट से कहो कि तुम शांत हो जाओ। मानो तुम उनके फादर हो और अपने बच्चों को बैठा के कह रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, चलो अब गले लगो, तुम शांत हो जाओ, और पूरी बॉडी की सेल को यही कहो। इसे आप इमीडिएटली सिंपैथेटिक नर्वस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से पहुंच जाएंगे। अगर इसे बार बार आप करेंगे तो आपका गट कंडीशनड हो जाएगा कि आप कितना भी बाहर स्ट्रेस में रहें वो शांत रहेंगे, ना फिर आपको डायरिया होगा और ना एसिडिटी और ना फ्लैचुलेंस
और ना बिना मतलब का कॉन्स्टिपेशन। करके देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ये बातें सर ने भी अपना समय निकाला, हमने भी अपना समय निकाला, और ये इतना लंबा पॉडकास्ट इसलिए शूट किया गया है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, और उसके ज़िम्मेदार ना आप खुद हैं। आप सुन लेंगे और फिर छोड़ देंगे, सुनने के बाद उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ जो बातें बताई गई हैं। और सर ने तो बोला है कि केवल 10 दिन आप करके देखिए, और फिर बदलाव अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू करिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद फिर 10 दिन के लिए ट्राई करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए और थैंक यू इतनी सारी सभी को। बातें शेयर करने के थैंक यू। लिए। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मुझे बताते हुए ज़रूर जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।